ठीक है। नमस्कार बच्चों, इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में अपन जो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे उस कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में बच्चों अपन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे अपन देख रहे थे कि जब किसी टारगेट पे, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं, वहां पे अपन देख रहे थे बच्चों ये कोई अपना टारगेट है और जब इस टारगेट पे फ्री पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं तो बच्चों यहाँ पे इंटरेक्शन होती हैं और आफ्टर इंटरेक्शन जो आपके पार्टिकल होते हैं वो इस प्रकार से स्कैटर्ड हो जाते हैं। ये प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे। और क्लासिकल मैकेनिक्स में स्कैटरिंग को अलग तरीके से डील किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग को डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। आपने यहाँ पे इंसिडेंट वेव के लिए श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी और यहाँ पे आपने लिखा था डेल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका लिखा था 2μ अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी और यहाँ पे साई बराबर 0 लिखा था। और साई स्केटर्ड पार्टिकल का जो वेव फंक्शन था बच्चों वो लास्ट क्लास में जब अपन पढ़े थे तो अपन ने लिखा था e की पावर आयोटा के आर अपॉन आर एफ थीटा कोमा फाई। एफ थीटा कोमा फाई को आपने स्केटरिंग एम्पलीट्यूड बोला था बच्चों, जो यहाँ पे स्केटर्ड वेव के एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ये चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे। और बच्चों फाइनली अपन ने जो टोटल वेव फंक्शन लिखा था वो लिखा था साई इंसिडेंट प्लस साई स्केटर्ड, तो आया था e की पावर आयोटा के जेड। इसके सॉल्यूशन से आपको जो सॉल्यूशन मिला था बच्चों वो e की पावर आयोटा के जेड की फॉर्म में था और प्लस यहाँ पे आपने लिखा था e की पावर आयोटा के आर अपॉन आर और यहां पे लिख दिया जाएगा एफ थीटा कोमा फाई। ये अपन ने टोटल वेव फंक्शन लास्ट क्लास में लिख दिया था। यहां तक अपनी चर्चाएं हो चुकी थी। अब इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं बच्चों और यहां पे लिखते हैं वी कैन डिफाइन we can define probability current densities we can define probability current densities we can define probability current densities for incident and scattered वेव। ठीक है, तो इनके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज की अपन बात करेंगे, इंसिडेंट के लिए भी बात करेंगे और स्केटर्ड के लिए भी बात करेंगे। तो वी नो दैट probability current density current density for a wave function psi। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिखा जाएगा J बराबर एच बार अपॉन 2 आयोटा म्यू। इस प्रकार लिखा, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे बच्चों यहां पे साई, यहां पे कॉन्जुगेट ले लिया। साई स्टार का मतलब आप बखूबी समझते, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं। और यहां पे डेल साई माइनस
यहाँ पे साई बच्चों और क्या लिख दिया जाएगा, डेल साई स्टार। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी, नाउ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव। अब बच्चों इंसिडेंट वेव आपके पास दिया हुआ है, साई इंसिडेंट बराबर यहां पे ई की पावर आयोटा के जेड लिखा हुआ है। और बच्चों यहां पे साई स्टार की अगर मैं बात करूं, किसी भी वेव फंक्शन का जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो कॉम्प्लेक्स जो क्वांटिटी होती है या जो आपका आयोटा होता है, सिंपल भाषा में कहे तो उसको आप क्या कर देते, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते, तो ई की पावर माइनस का आयोटा के जेड आ जाता है। ठीक है भैया, और यहां पे देन यहां पे जे की वैल्यू की बात करते हैं, देन यहां से जे लिख देंगे अपन पर जे इंसिडेंट एच बार अपॉन 2 आयोटा म्यू, और यहां पे लिखेंगे अपन साई स्टार, तो ई की पावर माइनस का आयोटा के जेड, और डेल साई लिखेंगे मतलब इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा आयोटा के ई की पावर आयोटा के जेड, और माइनस यहां पे लिखा जाएगा। अब यहां पे साई, तो साई के लिए ई की पावर यहां पे आयोटा के जेड लिख देंगे, और यहां पे साई स्टार का डेरिवेटिव, तो साई स्टार तो ई की पावर माइनस आयोटा के जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का आयोटा के ई की पावर माइनस का आयोटा के जेड आ जाता है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं बच्चों। तो यहां से जे इंसिडेंट बराबर एच बार अपॉन 2 आयोटा म्यू, इस प्रकार आपने लिख दिया ई की पावर माइनस आयोटा के जेड, और यहां पे ई की पावर आयोटा के जेड लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा के जेड, यहाँ पे प्लस ई की पावर आयोटा के जेड, ई की पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे आयोटा के यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 आयोटा के आ जाता है। तो बच्चों 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया, तो जो जे इंसिडेंट है बच्चों इसकी वैल्यू आ जाती है एच बार के अपॉन म्यू, और इसको बोलेंगे आप इंसिडेंट फ्लक्स, ये बराबर होता है इंसिडेंट फ्लक्स के। ठीक है, इसको आपने इंसिडेंट फ्लक्स बोल दिया, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दिस इज कैपिटल एन। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको भी आप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये जे इंसिडेंट आ जाता है एच बार के अपॉन म्यू बराबर इंसिडेंट फ्लक्स हो गया, और आप जानते हैं भली बाती जो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज के लिए, तो जे जो होता है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को, तो यहाँ पे अपन ने इंसिडेंट फ्लक्स लिख दिया कैपिटल एन हो गया बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे डेल डॉट जे समझने के लिए है, प्लस यहाँ पे होता है बच्चों डेल पी अपॉन डेल टी बराबर 0, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेल डॉट जे प्लस यहाँ पे बराबर इधर आ जाएगा बच्चों डेल डॉट जे बराबर माइनस का डेल पी अपॉन डेल टी, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, और इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लेंगे बच्चों अपन, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले देंगे तो पी डिटो मोमेंटम डेंसिटी यहाँ पे सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और यहाँ पे
डेल डॉट जे को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जे डॉट ds लिख सकते हैं। ऐसा अपन बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डेल ओवर डेल टी, और यहाँ पे क्या आ जाता है, p आ जाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम और यहाँ से एरिया का डिवाइड कर देंगे, तो एक प्रकार से किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, हालांकि ये सब चीजें आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर स्केटर्ड वेव, फॉर स्केटर्ड वेव। तो स्केटर्ड वेव के लिए बात करते हैं तो साई की जो वैल्यू आती है बच्चों, ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, और यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई लिखी जाती है। साई स्टार की बात करते हैं बच्चों तो ई की पावर माइनस का आयोटा के आर अपॉन, यहाँ पे आर लिखा जाता है और यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई का कॉन्जुगेट लिख दिया जाता है। हो सकता है बच्चों यहाँ पे कोई ऐसा टर्म आए तो अपन ने एफ के ऊपर लगा दिया कॉन्जुगेट, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन इसी प्रकार से लिखते हैं और आप पढ़ के भी आए हैं। तो यहाँ से जे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे जे स्केटर्ड बराबर एच बार अपॉन 2 आयोटा म्यू, एच बार अपॉन 2 आयोटा म्यू, म्यू यहाँ पे रिड्यूस मास है, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिखते हैं बच्चों साई स्टार डेल साई, यहाँ पे तो साई स्टार की वैल्यू ई की पावर माइनस का आयोटा के आर अपॉन आर, और यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई, और बच्चों एफ थीटा कोमा फाई तो बाहर आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो होगा वो ई की पावर आयोटा के आर, तो अब भाई 1/r का करेंगे तो भी ई की पावर आयोटा के आर आएगा, और ई की पावर आयोटा के आर का करेंगे तो भी आएगा। तो ई की पावर आयोटा के आर को तो बाहर निकाल लिया। जब आपने 1/r का किया था तो माइनस का 1/r स्क्वायर आया था। अब बच्चों यहां पे आप करेंगे ई की पावर आयोटा के आर का, तो 1/r एज इट इज रहेगा, तो प्लस का 1/r तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और यहां से ई की पावर आयोटा के आर का करेंगे तो ई की पावर आयोटा के आर आएगा, और आयोटा के आर का करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आयोटा के, और ये अपन ने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा देंगे बच्चों माइनस का साइन, सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब साई को छोड़ देंगे तो साई की वैल्यू कितनी, ई की पावर आयोटा के आर, और यहां पे अपोन में आर लिखेंगे, साथ में एफ थीटा कोमा फाई लिखेंगे। सर कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से बच्चों ई की पावर माइनस आयोटा के आर तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले 1/r को करेंगे तो माइनस का 1/r स्क्वायर, और यहां पे अब इसको करेंगे तो r पहले से ही रहेगा, तो यहां पे r तो पहले से ही है बच्चों, और e की पावर माइनस आयोटा के r तो बाहर आ गया, और इसका करेंगे तो माइनस का यहां पे आ जाता है आयोटा के, जो कट रहा है उसे काट देंगे बच्चों, एच बार अपॉन 2 आयोटा म्यू इस प्रकार से लिखा, और यहां पे ये ई की पावर आयोटा के आर, ई की पावर आयोटा के आर, इसका तो हो गया काम तमाम भाई। भाई बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस है, जीरो हो गया पावर में, यहां से कितना हो गया एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर, बिल्कुल सर ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहां पे लिखा हुआ है अपोन में आर, तो यही सही भाई, ये तो यहां पे भी आएगा, पूरा का पूरा ही बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहां पे क्या बचता है माइनस का 1/r स्क्वायर, और यहां पे आता है प्लस का आयोटा के अपॉन आर आता है, और यहां पे माइनस, यहां पे
माइनस आएगा बच्चों, और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/r², और यहां पे ये भी प्लस का हो जाएगा तो आयोटा, और यहां पे k/r आ जाएगा। थोड़ी सी बढ़िया कैलकुलेशन है, तो निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। तो जे स्केटर्ड बराबर यहाँ पे h⁻/2 आयोटा म्यू इस प्रकार से लिखा, और यहां से एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर लिखा। इससे ये कैंसिल हो जाता है बच्चों, और यहाँ पे आ जाता है 2 आयोटा k/r। इस प्रकार से लिखा, 2 आयोटा से 2 आयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा देंगे, बाकी जो कट रहा है उसे काट देंगे। एक बार कैलकुलेशन को देख लेते हैं बच्चों बड़े ध्यान से। ठीक है, तो यहां से जे स्केटर्ड बराबर h⁻, अब 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, h⁻k अपॉन म्यू लिखा, और यहां पे अपन ने लिख दिया एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे r² आ जाता है। अब बच्चों यहां पे अपन सबसे पहले लिखेंगे, ये आपने कैलकुलेट कर दिया आउटगोइंग फ्लक्स। अब अपना जो इंटरेस्ट है बच्चों डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करने में है, और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू थी वो स्मॉल n अपॉन कैपिटल एन थी। स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा, यही था बच्चों। और कैपिटल एन था वहां पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, यही था डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की। तो उस डेफिनेशन का यूज करेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है यहां पे अपने को स्मॉल एन कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। और स्मॉल एन कैसे आएगा? जब यहां पे अपन क्या करेंगे, ये है बच्चों आउटगोइंग फ्लक्स है, इसे कह सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो एक बार इसको एरिया से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार ऐसा करते हैं बच्चों, पहले यहां तक का नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे की कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तो यहां तक का नोट कीजिए। कीजिए भाई नोट, तुरंत प्रभाव से नोट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कर लीजिए भाई नोट।
तो कैपिटल एन कैलकुलेट कर लिया बच्चों अपन ने। लिख लीजिए। अब बच्चों यहां पे अपन बात करते हैं देन आउटगोइंग फ्लक्स, then outgoing flux then outgoing flux if the यहां पे इस प्रकार से लिखे देन आउटगोइंग फ्लक्स इफ we consider the sphere of radius स्मॉल आर। अब बच्चों यहां पे अपन स्मॉल आर रेडियस का स्पेयर बना देते हैं, ठीक है। जो यहां पे अपन स्मॉल आर रेडियस का स्पेयर बनाएंगे तो इससे आपके स्कैटर्ड पार्टिकल पास होंगे। देन स्कैटर्ड पार्टिकल pass through this area, pass through this area, ठीक है बच्चों। तो यहां से लिख दिया जाएगा जे स्केटर्ड डॉट डीएस वेक्टर, इस प्रकार से अपन ने लिखा है। और यहां पे आ जाएगा एच बार के अपॉन म्यू, और यहां से लिख दिया जाएगा बच्चों एफ थीटा कोमा फाई, और इसका मोड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों कोई भी स्फेरिकल सरफेस आप मानते हैं और उसकी सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस के एवरी पॉइंट पे यहाँ पे जो रेडियस होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट लिखा जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई लिखा जाएगा। तो यहाँ से जे स्केटर्ड डॉट डीएस वेक्टर की अगर अपन बात करते हैं बच्चों तो आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एच बार के अपॉन म्यू, और यहाँ से एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर इस प्रकार से लिखा जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा डी फाई लिखा जाएगा। और बच्चों इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा, इस प्रकार से आपने लिख दिया है। देन नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट number of scattered particle by scattering angle theta in the solid angle, याद कीजिए जो पढ़ाया था, इन द सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट टाइम। तो स्मॉल एन बराबर यहां पे आ जाएगा बराबर स्मॉल एन। तो यहां पे लिखेंगे स्मॉल एन बराबर जे स्केटर्ड डीएस, यहां पे इस प्रकार से लिखा आपने बच्चों जे स्केटर्ड डीएस अपॉन यहां पे जो लिखा जाएगा वो डी ओमेगा भी लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने यहां पे लिख दिया है, सिंपली इसी प्रकार से लिख दीजिए नॉर्मली आप तो, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल एन बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एच बार के अपॉन म्यू, और यहां से एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर आ जाता है, और यहां पे इसको लिख लेते हैं। देन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन
देन यहां पे लिख दिया जाएगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, और जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू होगी बच्चों, यहां पे आप लिखेंगे सिग्मा थीटा कोमा फाई इज इक्वल्स टू, यहां पे स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, तो एच बार के अपॉन म्यू, और यहां पे लिखा जाएगा एफ थीटा कोमा फाई का मॉड स्क्वायर अपॉन एच बार के अपॉन म्यू। इससे इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। देन सिग्मा थीटा कोमा फाई बराबर यहां पे एफ थीटा कोमा फाई और इसका मोड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एमटीआर लगा लीजिए, बार बार इसका यूज होगा। ठीक है, तो कीजिए बच्चों इसे नोट। कर लीजिए इसे नोट भैया। सिंपल अपने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करने का काम किया है सिग्मा थीटा कोमा फाई का। सिंपली आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए भाई। कर लीजिए भाई नोट। तो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हैं, कैसे देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। हालांकि अभी मैं एक बार इसको समराइज करूंगा कि अपन ने कैसे क्या चीजों को कैलकुलेट किया है। तो यहां पे सिग्मा थीटा कोमा फाई जो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड पे। तो अपन क्या करेंगे, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, और स्केटरिंग एम्पलीट्यूड जो होगा वो बताएगा कि स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा। So, above equation, above equation, above equation tells that, बताती हैं, tells that scattering amplitude, scattering amplitude, amplitude will define the scattering cross section, scattering क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, पढ़ेंगे इसको कि किस प्रकार से चीजें पिक्चर में आई। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्वांटम स्केटरिंग की बात कर रहे थे।
क्वांटम स्केटरिंग की बात कर रहे थे बच्चों, और क्वांटम स्केटरिंग में आपने देखा था कि जब यहाँ पे फ्री पार्टिकल का बीम आपने टारगेट पे इंसिडेंट कराया तो वहां पे इंटरेक्शन हुई और पार्टिकल स्केटर्ड हुई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया। एक मिनट बच्चों। तो अपन ने इंटरेक्शन देखी और वहां पे पार्टिकल स्केटर्ड हुए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। इंसिडेंट रीजन के लिए अलग लिखी, स्केटरिंग रीजन के लिए अपन ने श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। और बच्चों स्केटर्ड पार्टिकल के लिए अपन ने लार्ज डिस्टेंस पे श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। ये काम अपन कर चुके थे। फिर अपन ने देखा था कि जब अपन इंसिडेंट पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो जो वहां पे श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो एक फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन आता है, जबकि अपन ने स्केटर्ड पार्टिकल के लिए देखा तो वहां पे जो सॉल्यूशन आता है वो स्पेरिकल वेव आता है। और स्पेरिकल वेव में आपने देखा कि ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर और साथ में लिखा गया एफ थीटा कोमा फाई। एफ थीटा कोमा फाई बच्चों यहाँ पे स्केटरिंग एम्पलीट्यूड था जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीजें अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में अपन ने बच्चों इंसिडेंट पार्टिकल और स्केटर्ड पार्टिकल के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज लिखी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज के माध्यम से आपने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया और फाइनली रिजल्ट जो स्टेब्लिश हुआ उसमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्केटरिंग एम्पलीट्यूड के बिटवीन अपन ने रिलेशन डिफाइन कर लिया। तो इंसिडेंट पार्टिकल के लिए, इंसिडेंट वेव के लिए अपन ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताई बच्चों, और यहाँ पे अपन ने जे इंसिडेंट कैलकुलेट कर लिया एच बार के अपॉन म्यू। फिर अपन ने स्केटर्ड पार्टिकल के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिफाइन की बच्चों, और यहां पे अपन ने जो कैलकुलेशन आई अपनी जे स्केटर्ड की वो आई एच बार के अपॉन म्यू एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बट बच्चों जो अपन लिखते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला वो लिखा जाता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम। जो जे इंसिडेंट होता है वो सिंपली कैपिटल एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट स्मॉल एन समथिंग इज डिफरेंट। तो अपन ने क्या किया बच्चों, नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल के पर यूनिट टाइम सॉलिड एंगल के लिए किसी सॉलिड एंगल डी ओमेगा में यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल स्केटर्ड हो रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए अपन ने फ्लक्स डिफाइन किया और यूनिट सॉलिड एंगल के लिए अपन ने बात की। तो यहां पे अपना स्मॉल एन बराबर आ गया बच्चों एच बार के अपॉन म्यू एफ थीटा कोमा फाई के मोड का स्क्वायर। ठीक है, और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा कोमा फाई बराबर आ जाता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। बराबर ये वैल्यू रख दी, इस प्रकार से आपने डिफाइन कर दिया। अब बच्चों अपना जो मेन टारगेट है वो क्या कैलकुलेट करना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए बच्चों क्वांटम स्कैटरिंग को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। तो जो अपन मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। तो हेडिंग डालेंगे पार्शियल वेव एनालिसिस। और बच्चों पार्शियल वेव एनालिसिस जो है एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जो लो एनर्जी के प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के लिए
वैलिड होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे जो इंसिडेंट पार्टिकल हैं उनका वेव फंक्शन जो कि फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन आता है, ठीक है, प्लेन वेव सॉल्यूशन आता है। आगे चल के अपन देखेंगे इस प्लेन वेव सॉल्यूशन को यहाँ पे आप जब कैलकुलेशंस करेंगे आप यहाँ पे वेव फंक्शन की साई थीटा कोमा फाई की यहाँ पे डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक सेकंड इस तरीके से समझिए, बराबर 0। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है बच्चों ये आर थीटा और फाई पे डिपेंडेंसी रखता है, ठीक है। और यहां से डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इसको अपन सोल्व करेंगे, प्रॉपर इसके सॉल्यूशन करेंगे और फाइनली साई की वैल्यू रख देंगे। फिर देखेंगे अपन की इंसिडेंट पार्टिकल का जो प्लेन वेव सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की बेसिस में लिखा जा सकता है और यहाँ पे डिफरेंट एंगुलर मोमेंटा के लिए बात की जाएगी। तो काफी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। आज इस पे चर्चा संभव नहीं हो पाएगी, टॉपिक थोड़ा बहुत ही पढ़ पाएंगे। तो कल की क्लास में अपन पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राधे राधे।